हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो एंशिएंट इंडिया मतलब 1800 बीसी से लेके मॉडर्न इंडिया मीन 1747 एडी तक जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स रहे तो उसमें सबसे पहले आर्यंस का इन्वेजन हुआ था जो 1800 से 1500 बीसी के मध्य में आए थे। जो ऋग वैदिक पीरियड के ठीक पहले का जो समय है वैदिक पीरियड, जिसमें अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी तक होता है और लेटर वैदिक पीरियड जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं वो 1000 से लेकर 600 बीसी तक का टाइम पीरियड होता है। तो 1500 बीसी जो वैदिक पीरियड का जहां से स्टार्टिंग होता है उसके ठीक पहले 1800 से 1500 के मध्य आर्यन का इन्वेजन हुआ था सबसे पहले। फिर उसके बाद पर्शियन इन्वेजन 535 बीसी में होता है जो महाजनपद काल का टाइम होता है, जिसमें बड़े बड़े एम्पायर्स डेवलप होते हैं महाजनपद काल में, जैसे मगध हो गया। इस तरह के एम्पायर्स का डेवलपमेंट के समय में पर्शियन का इन्वेजन होता है 535 बीसी में। फिर उसके बाद 326 में अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का जो शाह होता है वो इन्वेजन करता है इंडिया पे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे पार्शियली इन्वेजन होता है अलेक्जेंडर के द्वारा। फिर उसके बाद सेल्यूकस निकेटर जो इसका राजदूत होता है अलेक्जेंडर का, वो 305 और 303 के मध्य इंडिया पे अटैक करता है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। उसके ठीक बाद ग्रीक का इन्वेजन होता है 180 बीसी, जो बेसिकली गुप्त टाइम के आसपास का समय है। फिर उसके बाद हुणाज इन्वेजन 458 एडी। उसके ठीक बाद मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से आया था वो इन्वेजन करता है इंडिया पे और यहीं से मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। इसके ठीक पहले जितने भी इन्वेजन हुए हैं वो सब एंशिएंट इंडिया में इन्वेजन हुए। तो मध्यकालीन भारत मतलब मिडिवल इंडिया में जो इन्वेजन होता है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से था 712 एडी में इंडिया पे इन्वेजन करता है। उसके बाद तुर्क्स आए थे मध्यकालीन भारत में। दूसरे नंबर पे तुर्क्स हैं जो मोहम्मद अफगान बेसिकली थी अफगान शासक मोहम्मद गजनवी जो 101 एडी से लेके 125 एडी तक 17 बार आक्रमण करता है। फिर उसके बाद दूसरा तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा होता है 1175 एडी में। फिर उसके बाद मंगोल्स आते हैं 1206 से लेके 1368 एडी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले इन्वेजन करता है, जो बेसिकली अर्ली मिडिवल पीरियड नहीं लेटर मिडिवल पीरियड। इसके पहले जितने भी इन्वेजन हुए हैं मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, तो ये हमारे अर्ली मिडिवल पीरियड। और ठीक उसके बाद मंगोल्स इन्वेजन और मुगल्स इन्वेजन जो 1526 से लेकर 1761 तक है, ये हमारे लेटर मिडिवल पीरियड में आ जाएगा। फिर उसके बाद मॉडर्न टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन होता है इंडिया पे 1736 से लेकर 1747 के बीच में। फिर उसके बाद यूरोपियंस और ब्रिटिश का इन्वेजन होता है 1458 से लेकर 1498 से लेकर 1664, जिसमें सबसे पहला यूरोपियन वास्को डिगामा था जो बेसिकली ट्रेड के लिए आया था। तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम में आर्यंस के इन्वेजन के बाद पर्शियन का इन्वेजन होता है, जिसमें डायरेश वन और जैग्जरस वन ये दो किंग इंडिया पे अटैक करते हैं। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन होता है जो मैसेडोनिया का शाह होता है, वो इंडिया पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे पार्शियल अटैक करता है। फिर उसके बाद सेल्यूकस एम्पायर से सेल्यूकस निकेटर जो अलेक्जेंडर का एक राजदूत होता है वो इंडिया पे अटैक करता है। फिर उसके बाद इंडो ग्रीक किंगडम्स के द्वारा इंडो ग्रीक किंगडम एस्टेब्लिश होते हैं अलेक्जेंडर के ठीक बाद। उसके बाद हुणास का इन्वेजन होता है जो सेंट्रल एशिया से होते हैं, जो बेसिकली नोमैडिक ग्रुप्स होते हैं। और मिडिवल इन्वेजन में सबसे पहले अरब से मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में इंडिया पे अटैक करता है। फिर उसके बाद मोहम्मद ऑफ गजनी महमूद गजनवी जो 1000 से लेके 1025 तक के बीच में 17 बार इंडिया पे अटैक करता है। फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पीरियड में इंडिया पे अटैक करता है। और उसके ठीक बाद मंगोल्स का इन्वेजन होता है जो चंगेज खान और उसके सक्सेसर्स इंडिया पे अटैक करते हैं। फिर उसके बाद मिडिवल या मध्यकालीन टाइम या फिर अर्ली मॉडर्न इन्वेडर्स में सबसे पहले मुगल्स, जिसमें बाबर और उसके सब्सिक्वेंट एम्परर्स इंडिया पे इन्वेजन करते हैं।
अटैक करते हैं। फिर उसके बाद नादिर शाह प्रशिया से होता है, और उसके बाद मॉडर्न टाइम में यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, जिसमें सबसे पहले पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया पे सबसे पहले तो ट्रेड और कंपनी स्टेब्लिश करने के लिए आते हैं, लेकिन बाद में एक तरीके से इन्वेजन होता है, इंटरनल इन्वेजन कह सकते हैं। तो सबसे पहले आर्यन का इन्वेजन होता है, जो वैदिक पीरियड के ठीक पहले 1800 और 1500 के मध्य होता है, जिसमें आर्यंस कुछ हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग और कुछ कलेक्शन के अकॉर्डिंग जो आर्यंस होते हैं वो इंडो यूरोपियन नोबैटिक ट्राइब्स होते हैं, जो हमारे इंडिया में इंडस रिवर वैली और इंडो गैंगेटिक प्लेन के थ्रू इंडिया में इन्वेजन करते हैं और वहाँ पे अपनी सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। आर्यंस का मतलब एक मतलब होता है कि ऐसे श्रेष्ठ कुछ महान पुरुष जो किसी विशिष्ट सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में सक्षम होते हैं, और जो एंशिएंट इंडिया में बेसिकली जो वेद पुराण और शास्त्र हैं उसको डेवलप करने में जिनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उन्हें हम आर्यंस कहते हैं। तो सबसे पहले आर्यंस का इन्वेजन इंडिया में हुआ था एंशिएंट टाइम में, ऐसा माना जाता है, और हमारे जो एंशिएंट हिस्टोरियंस हैं वो ऐसा मानते हैं कि आर्यंस ऐसे श्रेष्ठ लोग थे जो हमारे इंडिया में सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, और कुछ फिर उसके बाद कुछ वर्णास जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इस तरह के 4 वर्णास हमारे इंडिया में मिलते हैं, जो बेसिकली आर्यंस के सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करना और इंडियन सोसाइटी को डेवलप करना, फिर उसके बाद जो वर्णास सिस्टम है उसको कैटेगराइज करना, इस तरह का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आर्यंस के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा कुछ हिस्टोरियन मानते हैं। फिर उसके बाद सब कास्ट और अनटचेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये हमारे आर्यन के इमर्जेंस से ही ये देखने को मिलता है। फिर उसके बाद आर्यंस का इम्पैक्ट इंडियन लैंग्वेज, कल्चर और सोशल स्ट्रक्चर पे अभी तक है, जिसका एविडेंस हमारे जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें मिलता है। दूसरे नंबर पर पर्शियन इन्वेजन जो 535 लगभग महाजनपद काल के शुरू होने के बाद 65 साल, महाजनपद काल 600 बीसी में शुरू होता है। फिर उसके बाद 535 में पर्शियन इन्वेजन होता है, जिसमें आर्कमेनिड किंग्स पर्शिया से एक्सप्लॉइट करता है पॉलिटिकल अनरेस्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, गेनिंग कंट्रोल ओवर द पोर्शन ऑफ पंजाब एंड सिंध। तो पंजाब और सिंध पे कंट्रोल गेन करने के बाद फिर वो हमारे इंडिया में इन्वेजन करता है। द इन्वेजन कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिया एंड पर्शिया। तो इन्वेजन का कंट्रीब्यूशन हमारे ट्रेड और कम्युनिकेशन में हुआ था, जो एंशिएंट टाइम से ही हमारे इंडिया और पर्शिया के बीच में ट्रेड का जो कम्युनिकेशन और ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलता है। फिर उसके बाद it is also mark the beginning of interaction between Indian and Persian cultures। तो इंडिया और पर्शियन कल्चर्स का जो इंटरेक्शन देखने को मिलता है बिगनिंग में, इन्फ्लुएंसिंग आर्ट, लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीजें हमारे पर्शियन इन्वेजन के थ्रू हमारे इंडिया और पर्शिया में। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर और ग्रीक का इन्वेजन होता है 336 से लेकर 323 बीसी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो मैसेडोनिया का शाह होता है 326 बीसी में हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडस रिवर के थ्रू अटैक करता है। फिर उसके बाद वाइल द कंक्वेस्ट ऑफ टेम्पररी द ग्रीक इन्वेजन एस्टैब्लिश कल्चरल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो इन्वेजन के थ्रू ट्रेड और कम्युनिकेशन तो हुआ ही था, उसके अलावा कल्चरल कनेक्शन भी बना था इंडिया और यूरोप के बीच में। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, आर्ट, आइडियाज ड्यूरिंग दिस पीरियड लेड द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस। तो ये हमारे जो इन्वेजन के फलस्वरूप जो चीजें आदान प्रदान हुई जिसमें कि नॉलेज, आर्ट, आइडियाज और फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस। इन्वेजन ऑफ सेल्यूसिड। तो अलेक्जेंडर का जो राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में जो मौर्यन एम्पायर का सबसे पहला किंग और फाउंडर, मौर्यन डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो उनके टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर का जो राजदूत है सेल्यूकस निकेटर 305 और 303 के मध्य इंडिया पे इन्वेजन करता है। फिर उसके बाद
Indus Valley Treaty. This invasion led to the signing of Indus Valley Treaty and increased marine power in India. फिर उसके बाद diplomatic approach to the foreign relation and laid the groundwork of alliance in the region. फिर उसके बाद ग्रीक इंडो इन्वेजन होता है 180 BC में, जिसमें डेमेट्रियस जो इंडो ग्रीक किंग होता है इंडिया में अटैक करता है और लीडिंग टू द फ्यूजन ऑफ ग्रीक एंड इंडियन कल्चर। तो ग्रीक और इंडियन कल्चर में कई चीजें सिमिलरिटीज देखने को मिल सकती हैं, तो वो चीजें हमारे डेमेट्रियस के इन्वेजन के थ्रू हुआ था। फिर उसके बाद बुद्धिज्म फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड एज द ग्रीक इंट्रोड्यूस्ड इन दियर आर्ट एंड आर्किटेक्चर टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। Last thing is that the Indo-Greek interaction enriched both civilization, leaving behind the legacy of artistic and religious syncretism. 6 नंबर पे हुड़ास का इन्वेजन होता है जो 458 AD में होता है, जो हेपेथैलिटीज जिसे हम व्हाइट हुड़ास भी कहते हैं, गुप्त एम्पायर के टाइम पीरियड में इंडिया पे इन्वेजन करता है। फिर उसके बाद हुड़ास के इन्वेजन के बाद पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होता है इंडिया में और कुछ रीजनल रूलर्स का इमरजेंस होता है। फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड होता है उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो अरब से था 712 AD में इंडिया पे अटैक करता है एंड द मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ सिंध एंड पंजाब एस्टेब्लिश ग्रेटर रिलीजियस टॉलरेंस एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वैदिक सिविलाइजेशन एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन। तो इंडियन सिविलाइजेशन और इस्लामिक सिविलाइजेशन का जो एक्सचेंज होता है वो मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन के फलस्वरूप जो पंजाब और सिंध प्रांत पे सबसे पहले इंडिया में अटैक करता है। फिर उसके बाद द इन्वेजन फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन टू कल्चर्स। तो इस इन्वेजन के फलस्वरूप जो डेवलपमेंट जैसे कि साइंटिफिक नॉलेज का एक्सचेंज, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन टू कल्चर्स, दो कल्चर्स के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन का काम शुरू होता है मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद। 8 नंबर पे इन्वेजन होता है तुर्क्स का बाय महमूद ऑफ गजनी जो 101 में होता है और 1000 से लेके 1025 AD के मध्य महमूद गजनवी 17 बार इंडिया पे अटैक करता है और सबसे लास्ट अटैक जो होता है 1025 में वो सोमनाथ के मंदिर पे अटैक करता है। तो महमूद गजनी लूटपाट की दृष्टि से इंडिया में आता है, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, जो हिंदू टेम्पल्स, हिंदू रिलीजन के टेम्पल है उसको डिस्ट्रॉय करना और वेल्थ को एक्यूमुलेट लूटपाट की दृष्टि से इंडिया में आया था। फिर उसके बाद द कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिपरकशन ऑफ द his invasion laid the foundation for later political religious change in the region. फिर उसके बाद पॉलिटिकल और रिलीजियस जो नॉलेज होता है उसका एक्सचेंज होता है। फिर उसके बाद टर्किश इन्वेजन मोहम्मद या मोहम्मद गौरी जो 1175 AD से माना जाता है। महमूद गौरी इन्वेजन करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया and transferring political and trade dynamics. And the Turks influenced the Indian architecture, language, administration, contributed to the formation of new cultural synthesis. 10वें नंबर पे मंगोल्स का इन्वेजन होता है जो 1206 से लेकर 1368 के मध्य होता है, जिसमें सबसे पहले चंगेज खान और तैमूर का इन्वेजन होता है इंडिया में, जिसमें सिग्निफिकेंट चेंज होता है कल्चरल और पॉलिटिकल लैंडस्केप में। द इम्पैक्ट ऑफ दिस इन्वेजन ऑन इंडियाज पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन रीशेप्ड द डायनेमिक्स ऑफ पावर एंड गवर्नेंस। तो पावर और गवर्नेंस में काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। फिर उसके बाद द मुगल्स का इन्वेजन होता है 1526 से लेकर 1761 के बीच में। तो सबसे पहला जो मुगल्स था वो इंडिया में बाबर था, जो मुगल पावर का एस्टेब्लिशमेंट बाबर के द्वारा होता है एंड द डिफीटिंग द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और फिर उसके बाद मुगल पीरियड का शुरुआत होता है। मुगल पावर की सत्ता एस्टेब्लिश हो जाती है बाबर के अटैक से, जो कि 1526 में होता है।
फिर उसके बाद द मुगल एरा विटनेस्ड आर्किटेक्चरल मार्वल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट। मुगल एरा में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बड़े लेवल पर, जैसे कि आर्किटेक्चरल मार्वल्स, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांसमेंट, तो सबसे ज्यादा जो एडवांस लोग थे प्रशासन में और युद्ध में वो मुगल्स थे। बहुत सारी डिफरेंट टैक्टिक्स के थ्रू ये युद्ध लड़ते थे। फिर उसके बाद मुगल इम्पैक्ट ऑन इंडियन आर्ट, लैंग्वेज एंड गवर्नेंस इज स्टिल एविडेंट इन द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज। तो मुगल के इन्वेजन का जो इम्पैक्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो आर्ट में हुआ, लैंग्वेज में, गवर्नेंस सिस्टम, जो कि हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज, वहाँ से ये सारी चीज़ें, वहाँ से इसका एविडेंस देखने को मिल सकता है। सेकेंड लास्ट इन्वेजन नादिर शाह का होता है इंडिया पे, जो 1736 से लेकर 1747 में होता है। तो ये दिल्ली को कैप्चर और फेमस पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड का जो पीकॉक थ्रोन था उसको कैप्चर करने के लिए ये हमारे इंडिया पे अटैक करता है। फिर उसके बाद द इन्वेजन हाईलाइट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर एंड सेट द स्टेज फॉर फर्दर इन्वेजन एंड पावर स्ट्रगल्स। तो सबसे बैड इफेक्ट नादिर शाह के इन्वेजन से देखने को मिलता है इंडिया पे। फिर उसके बाद यूरोपियंस और ब्रिटिश का इन्वेजन होता है, जो 1458 से लेकर 1664 के मध्य होता है, जिसमें सबसे पहला अराइवल वास्को डिगामा का होता है, जो बेसिकली ट्रेड के लिए हमारे इंडिया पे आता है। लेकिन फिर उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इस तरह के जितने भी यूरोपियंस होते हैं हमारे इंडिया में इंटरनल एक तरीके से इन्वेजन होता है, और एक्सप्लॉयटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म्स ये शुरू कर देते हैं जो अपने फायदे के लिए करते हैं। द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन लेड द ग्राउंडवर्क फॉर इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड इट्स इवेंचुअल इमरजेंस अ मॉडर्न नेशन। तो इन्वेजन के बाद बहुत सारी चीज़ें थी, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब ब्रिटिश में होता है तो वहाँ से कुछ नई चीज़ें डेवलप होती हैं जो हमारे इंडिया तक उसका इमरजेंस और मॉडर्नाइजेशन का पीरियड का दौर शुरू होता है। तो ये यूरोपियन और ब्रिटिश के इन्वेजन के फलस्वरूप हमारे इंडिया में मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।